नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर राजस्थान के किसान गजेंद्र ने खुदकुशी की तो देश में हल्ला मच गया। सड़क से लेकर सदन तक सियासत गर्मा गई। बेशक गजेंद्र का मामला बेहद संवेदनशील और हृदयविदारक है। ऐसे में सियासी पारा चढ़ना भी लाजमी है। लेकिन क्या दिल्ली की सियासत ने इस बात पर गौर किया है कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां रोजाना अन्नदाता आत्महत्याएं कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिस्टम भले ही इन्हें खुदकुशी मानने से इनकार कर दे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। एक तो कुदरत की मार, दूसरे कर्ज की चिंता किसानों को खाए जा रही है। सरकारें दावा करती हैं कि वो किसान के साथ हैं, उनकी हमदर्द हैं, फिर क्यों उनका दर्द सरकार तक नहीं पहुंच पाता? फिर क्यों मध्य प्रदेश के किसान की खुदकुशी दिल्ली में मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती? फिर क्यों दिल्ली में सड़क से सदन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती? फिर क्यों किसान और उसके बेबस परिवार की शिष्टियां खेत की मेड़ से बाहर नहीं आ पाती? जनता मांगे जवाब में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन आज पहले 10 बड़ी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में खुदकुशी करने वाले किसान की मौत पर सियासी उबाल, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी पर खामोशी क्यों? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। सीएम शिवराज ने बुधनी में किया रोजगार मेले का शुभारंभ। बीपीओ के लिए 19 कंपनियां हुई शामिल, 3000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। रायपुर में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को दिए लैपटॉप और टैबलेट। नशा मुक्त के लिए उर्मिला को बनाया प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। व्यापम फर्जीवाड़े मामले में दिग्विजय सिंह ने दर्ज कराए एसटीएफ को बयान। एसटीएफ के सोर्स पूछने पर प्रशांत पांडे का लिया नाम। घोटाले से सबक लेकर व्यवसायिक परीक्षा मंडल में हुए बड़े तकनीकी बदलाव। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का दावा, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए लगाए ओएमआर और इमेज स्कैनर। कोयला घोटाले मामले में एसईसीएल के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे। बिलासपुर, भटगांव, सुहागपुर समेत कई जगहों पर हेराफेरी करने वाले अफसरों से की पूछताछ। कोंडागांव मुठभेड़ में एक नस्ली ढेर। दंतेवाड़ा के चोलनार में ब्लास्ट करने वाले 2 माओवादी गिरफ्तार। एक नक्सली ने किया सरेंडर। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। इंदौर में हेलमेट के खिलाफ आंखों पर पट्टी बांधकर निकाली रैली। भोपाल में मंत्री के बंगले पर काली गैंग का धरना। बुरहानपुर में ताप्ती का सीना हो रही छलनी। सरेआम माफिया रेत और पत्थरों की राह कर रहे खुदाई। अफसरों से साठगांठ का आरोप। और सागर के रेहली के खेतों में लगी आग हुई बेकाबू। कई खेतों की फसल राख। नरवाई जलाने के लिए किसानों ने लगाई थी चिंगारी। तो दोस्तों, गीता की पंक्तियां हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन सूबे का किसान अपनी किस्मत और कुदरत दोनों को कोस रहा है और पूछ रहा है, जो हुआ उसमें क्या अच्छा था, जो हो रहा है उसमें क्या अच्छा है। और जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो भविष्य में अच्छा भी किसके लिए होगा? फसल दर फसल आसमान से आफत बरसती है और अपने पीछे छोड़ जाती है तो बर्बादी की एक इबारत। लेकिन यही बर्बादी सियासत की फसल के लिए खाद का काम करती है और सबको चिंता रहती है तो वोट के उपज की। तो गजेंद्र ये वो किसान था जिसने जंतर मंतर पर सबके सामने खुदकुशी कर ली। गजेंद्र की मौत पर राजनीति चरम पर है। सड़क से लेकर सदन तक घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन सूबे में तो रोजाना गजेंद्र जैसे किसान खुदकुशी कर रहे हैं। फिर सिस्टम क्यों इनकी याद
नहीं लेते। क्या सियासत का ध्यान खींचने के लिए जंतर मंतर पर ही मरना जरूरी है? गरीबों के बीच, किसानों के बीच, गांव वासियों के बीच बचपन गुजारते गुजारते आज यहां आया और इसलिए उनके दुख दर्द को भली भांति एक होकर सब मिलजुल कर मदद देने के लिए काम करें। जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। इस संकट की घड़ी में आप हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हो जाइए। भरपूर ताकत इन्हें जो भी राहत दी जा सकती है वो राहत दीजिए। खजाने में पैसे की कमी नहीं है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव जो भी हो सकता है वो हमको करना चाहिए। झूठ बोलते हैं मोदी, झूठ बोलती हैं सोनिया, झूठ बोलते हैं राहुल, झूठ बोलते हैं राजनाथ, झूठ बोलते हैं केजरीवाल, झूठ बोलते हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले सियासतदान कि वो किसान के बेटे हैं, वो किसान के साथ हैं, वो किसान के हमदर्द हैं। हकीकत यही है कि किसान के दर्द से सियासतदानों का कोई वास्ता नहीं। अंतर मंतर पर एक किसान खुदकुशी कर रहा था और सियासत तमाशबीन बनी तमाशा देख रही थी। बदलाव की बयार का झंडा बुलंद करने वाले केजरीवाल भी अपनी पलटन के साथ मंच से बदस्तूर बोलते रहे, उतरने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस खामोश थी, मानो ये उनकी ड्यूटी में शुमार ही नहीं था। मीडिया के कैमरे भी लाइव मौत कैद करते रहे। किसान मर रहा था लेकिन कोई बचाने आगे नहीं आया। लेकिन सियासत की फसल लहला रही थी और उसे काटने के लिए नेता तैयार थे। सड़क से लेकर संसद तक दुख और अफसोस जताने का सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने गजेंद्र सिंह के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पूरे सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रोजाना इस देश में दर्जनों किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन सियासत का ध्यान खींचने के लिए क्या देश की राजधानी में खुदकुशी जरूरी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गजेंद्र तो मरकर भी अमर हो गया, लेकिन इस देश में हर 40 मिनट में एक किसान अपनी जान दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी हाल बेहाल है। पहले कुदरत ने कहर बरपाया, फसल बर्बाद हो गई, जो बची खुची उपज निकली उसको भी बेचना दूभर हो गया। किसान सिस्टम की चक्की में पिस रहा है। सरकारी कांटों के बाहर हफ्तों तुलाई के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं और इसी इंतजार में विदिशा जिले की नटेरन तहसील में अनाज के ढेर पर ही अमन सिंह की मौत हो गई, लेकिन तुलाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। गए साहब, बाजार के गल्ले पे पड़े रहे, उन्होंने बोली कि गल्ला तोलो साहब, उन्होंने नहीं तोला। जहाँ घर परिवार में शादी है, मंगलवार के दिन उनकी डेट हो गई। वही किसान मर रहा है लेकिन राजनीति को तरस नहीं आता। सिस्टम को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय ने इसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी का सोच और विचारधारा किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, इसलिए किसानों का हित तो सोच ही नहीं सकते। दिल्ली में गजेंद्र की खुदकुशी पर सड़क से लेकर संसद तक सियासत गरमाई हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे कई गजेंद्र हैं जो रोजाना जिंदगी से आजिज आकर अपनी जान दे रहे हैं। फिर क्यों राजनीति को इन पर रहम नहीं आता? क्या सियासत इतनी खुदगर्ज हो गई है जो किसी की जिंदगी को भी अपने नफे और नुकसान के तराजू में तौले? फिर क्यों मोदी सरकार इनकी आवाज नहीं सुनती? फिर क्यों इनके आंसू खेतों और खलिहानों में दफन हो जाते हैं?
भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो अगर गजेंद्र ने दिल्ली में खुदकुशी नहीं की होती तो मध्य प्रदेश के किसानों की तरह उसकी भी मौत आंकड़ों में कहीं गुम हो जाए। और जब राजनीतिक फिजा में इस तरह से मुद्दा गरमाए तो सवाल उठते ही हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी क्या बड़ा मुद्दा नहीं? सूबे के किसानों का दर्द क्यों महसूस नहीं करती मोदी सरकार? खेत खलिहान में क्यों दफन हो जाता है खुदकुशी का दर्द? तो इस बेहद अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता गोविंद मालू जी। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा शर्मा जी आपसे ही है। हमारी भी सिंपैथी गजेंद्र सिंह जी से बहुत ज्यादा है, अब वो नहीं रहे दुनिया में। क्या जिस तरह से किसान मर रहे हैं, खासकर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जिस तरह से, मैं मार्च का भी आंकड़ा आपको बाद में दिखाऊंगा, लगातार प्रतिदिन हर दूसरे दिन एक किसान मर रहा है। तो क्या ये जरूरत थी गजेंद्र सिंह की किसानों की आवाज उठाने के लिए? अगर गजेंद्र सिंह इस तरह नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में इस बात पे हंगामा भी होता। आज एक भगत सिंह की अगर बात करें तो उस तरह से गजेंद्र सिंह किसानों के बीच में एक भगत सिंह हो गए। शर्मा जी, देखिए, भारत में हर 23वें मिनट पर, आपने ठीक कहा कि एक किसान आत्महत्या कर रहा है। 13 वर्षों में 5,72,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। चूंकि दिल्ली में ये गजेंद्र सिंह ने आत्महत्या की है, इसलिए आज राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। विदिशा में किसान ढेर पर खत्म हो गया, कोई खास चर्चा नहीं है। अभी तक मध्य प्रदेश में 72 किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये हम सबका, समाज का, शासन का ये मिला जुला प्रयास होना चाहिए। केवल और केवल एक ही मुख्य विषय है कि वो किसान को जब तक उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक ये हादसे को रोका नहीं जा सकेगा। 65 वर्षों में आज तक कोई भी दल, कोई भी सरकार किसानों के प्रति संजीदा नहीं रही है, ना संवेदनशील रही है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो अभी तक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होता। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1.5 गुना मूल्य देंगे। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि हम 1.5 गुना लागत के आधार पर मूल्य नहीं दे सकेंगे। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। शर्मा जी, ये हम मालू जी से जरूर उत्तर लेंगे, लेकिन अभी हमने जो सब्जेक्ट रखा है वो रखा है मध्य प्रदेश के गजेंद्र। हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार मर रहे हैं। आप किसान नेता, आप उनको बहुत गहराई से जानते हैं, आपने बहुत नजदीक से राजनीति भी देखी है, सुनी भी है। क्या आज भी अगर गजेंद्र की, अगर जंतर मंतर में अगर खुदकुशी करते हैं गजेंद्र, तो इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ तो रोज मध्य प्रदेश में गजेंद्र खुदकुशी कर रहे हैं, माने हमारा कई किसान कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा क्यों नहीं गरमाया? यहाँ का मुद्दा भी गरमा रहा है किसानों के बीच में। किसान बहुत दुखी है, प्रताड़ित है, और अब किसान परास्त हो चुका है। राजनीति में, हमारा सरकार के बीच में, किसान के बीच में तो गरमा है। सरकार के बीच में नहीं गरमाने का मतलब बहुत साफ साफ है कि सरकार किसानों के मामले में पूरी तरह संवेदनहीन है। सरकार संवेदनशील होती तो निश्चित तौर से इस दिशा में सरकार कदम उठाती। आज तक जो समय हो गया है, 2 महीने के आसपास का समय गुजरने जा रहा है, कोई राहत राशि का वितरण नहीं हो पाया है। आंकड़ों में भी अपन देखेंगे तो सरकारी अधिकारी के आंकड़े कुछ और हैं, सरकार के कुछ आंकड़े और हैं, और किसानों के जो हमारे बीच के आंकड़े हैं वो भी, उनमें भिन्नता पाई जाती है। फिर 4 दिन पहले सीएम कहते हैं कि हम किसानवार सर्वे कराएंगे, तो अभी तक लंबे समय से सर्वे हो रहा है। अभी मैं करीब 142 सेंटरों से आया हूं जहां पर गेहूं की तुलाई हो रही है। नकली खाद का मध्य प्रदेश रैकेट है, नकली कीटनाशक का रैकेट है, किसान वहां भी लुटता है। नकली बीज बुंदेलखंड में 2013 में बटा, पूरा बुंदेलखंड बर्बाद हो गया। इसके बाद अभी मैंने जो देखा हो गेहूं उपार्जन में कि जिस प्रकार प्राकृतिक आपदा मारती है, अन्य जगह से भी किसान लुटता है।
अभी सोसाइटियों में बारदाना 800 ग्राम का बारदाना का टेंडर सरकार ने नोटिस जारी किया था। तो और बारदाने के जो वजन मैंने कराया तो किसी बारदाने का 450 ग्राम है, किसी का 500 ग्राम है, किसी का 550 ग्राम है, पर किसान से आज भी 300 से 400 ग्राम अधिक तोला जा रहा है। मैंने परसों के दिन एक सेंटर पर डीआर से कहा कि ये 800 ग्राम आप कैसे तोल रहे हैं, बारदाना की तो वजन केवल 450 ग्राम है। तो उन्होंने कहा हम इसको ठीक कराते हैं। इस प्रकार से इतनी तमाम आपदा प्राकृतिक होने के बावजूद भी अधिकारी किसानों को लूट रहे हैं सरेआम। जहाँ 28,000 सेंटर हैं जहां पर किसान खरीदी केंद्र होते हैं, कहीं वहां व्यवस्था पानी की नहीं है, कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, वहां लाइट प्रॉपर नहीं आती है, तो जो तौल काटे हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। 7-7 दिन तक किसान पड़ा हुआ है। सभी प्रकार से किसान को तकलीफें हैं। हम थोड़ा सा मालू जी से उत्तर ले रहे हैं क्योंकि सत्ता उनकी है। मालू जी, अभी शिव कुमार शर्मा जी ने एक बात कही कि 28,000 सेंटर हैं, वहां पानी की समस्या है। अगर उनको 3 दिन 4 दिन और कई बार तो 10-10 दिन लग जाते हैं उनको अपना जो भी वो अनाज लाते हैं, गेहूं लाते हैं, उसको तलाई करवाने में। एक उन्होंने और सवाल उठाया कि आपके घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे, लेकिन अब जब मुनाफे की बात आई तो सरकार, आपकी ही सरकार ने याचिका दायर की कि हम नहीं दे सकते हैं। ये दो तरह का चेहरा कैसे? देखिए, जितना मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों और कृषि के लिए किया, वो पूरे देश भर में एक अद्भुत उदाहरण भी है। कृषि की विकास दर 24.99%, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने तय नहीं की, ये जो केंद्र का जो नॉर्म्स है उसके तहत ये आई है। तो ये भयावह चित्र उपस्थित करना कि सभी दूर गड़बड़ है, मैं समझता हूँ कोई अपवाद स्वरूप कहीं कोई एकाधी घटना हुई होगी, जिसको हम पूरा हाशिए को, हम पूरे मजमून को, पूरे पन्ने का स्वरूप दे दें, ये ठीक नहीं है। किसानों का खरीद जिस ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार ने की है वो अपने आप में एक उदाहरण है। यदि ऐसा नहीं होता तो उद्वेलित होते, किसान आंदोलित होते, तो जिस तरीके के परिणाम मध्य प्रदेश सरकार को जिस तरह प्रतिसाद मिल रहा है वो नहीं मिल रहा हो। मालू जी, मैं समझता हूँ, देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सरकार लगातार किसानों के प्रति संवेदनशील, सचेत है, और इसका उदाहरण है कि कृषि की कैबिनेट बनाना, अलग से बजट बनाना, और कई सारे विकल्पों पर भी अभी भी विचार चल रहा है जो अभी घोषित नहीं हुए। मैं उसकी यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में फसल बीमा योजना को लेकर बीज पर अनुदान, मालू जी यहाँ सवाल सारी चीजों पर मालू जी लंबा हो जाएगा, चल रहा है। मालू जी सवाल यहाँ ये है, और क्षतिपूर्ति की भी बात कही। मालू जी, हमारा सवाल ये था कि जो जैसा कक्का जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा, आपके घोषणा पत्र में है 1.5 गुना मुनाफा देने की, फिर हम वो याचिका भी आपको दिखा देंगे जिसमें उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते हैं। पहली बात, मार्च, चलिए आप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, आपके किसान पुत्र की सरकार है, सारी चीजें मतलब किसानों के हित में हो रही है। तो मैं आपको मार्च के आंकड़े हमारे सामने टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, मार्च में ही प्रतिदिन एक किसान आत्महत्या किया है, मैं आपको आप देख सकते हैं। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मालू जी, तब वो किसान इतनी भारी तादाद में, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि पर डे मार्च महीने में, हम ज्यादा दिन नहीं गए, अप्रैल चल रहा है, एक किसान आत्महत्या कर रहा है। त्रिपाठी जी, कुछ तो गड़बड़ है। त्रिपाठी जी, अभी शर्मा जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि सरकार मानने को तैयार नहीं कि इतने किसानों ने आत्महत्या की। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो केवल प्राकृतिक कारणों से मौत हुई, किसान हो या और कोई वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वो कोई ऊपर से ऐसा ईश्वर रेडीमेड बनाकर नहीं भेजता, नेता को, पत्रकार को या किसान को, वो आम नागरिक की तरह है, और उसमें यदि वो स्वाभाविक मौत होती है कोई दूसरी बीमारी की वजह से, उसको आत्महत्या के रूप में रेखांकित नहीं करना चाहिए। आत्महत्या अलग बात है। जो दिल्ली से आप जोड़ रहे हैं, दिल्ली में तो एक बहुत ही अमानवीय काम हुआ है, एक स्टंट था जिसमें एक किसान की मौत हो गई, केवल ये दिखाने के लिए कि हम ये नाटक कर रहे हैं। ये तो बहुत ही असंवेदनशील। मालू जी, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसका था? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। किसका था मालू जी? स्टंट नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गंभीर मामला है। और गंभीर मतलब किसी की मौत हो जाए, मालू जी केवल आम आदमी, मालू जी
आपको किसान से क्षमा मांगना चाहिए भाई। क्षमा मांगना चाहिए। मालू जी की तरफ से बहुत गलत बात है। मेहमानों से अनुरोध करते हैं की जांच हो रही है। मालू जी की तरफ से मैं स्टंट कहना, आप किसान की मौत को स्टंट बता रहे भाई। मालू जी किसी की मौत जो है पटेरिया जी, विनोद जी, हमारे डूबी हुई सरकार है के नशे में। मालू जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। सरकार का पटेरिया जी, हम आपके पास आ रहे हैं, मालू जी की बात पूरी हो जाने मैंने उनकी मौत को स्टंट नहीं कहा, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के स्टंट खड़ा कर रही है, आम आदमी पार्टी ने उनको इस तरीके से बताया और 2:20 पर उनको घोषित कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि उनका ये जो समाचार आ रहे वो सारी बातें उसका जांच में सामने आ जाएगी कि कैसे हुआ। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से गजेंद्र जी का मामला, हम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। मालू जी, हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश से है। गजेंद्र जी अगर नहीं करते, हम अपनी बात कर रहे हैं। वह दुर्भाग्य किसानों का यही है मालू जी कि जो भी किसान आत्महत्या करता है उसको प्राकृतिक मौत दे दी जाती है। ये दुर्भाग्य है। शायद सर्वा जी नहीं समझ रहे हैं। त्रिपाठी जी, उसकी भी जब वो उसकी जांच पड़ताल होती है उसमें आता है कि आत्महत्या की है तो कैसे की है, उसने क्या डाइजाल पिया है, क्या फांसी पर लटका है। यदि कोई सहज रूप से देखिए जो प्राकृतिक मौत देखिए हर किसी प्राकृतिक, और आप ये कह रहे हैं 23 मिनट में एक मौत हो रही है और अभी शिव कुमार शर्मा। चलिए मालू जी, हम आपके पास फिर आते हैं। पटेरिया जी, हमारा आपसे सवाल है। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन जो एक प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, क्या आपको लगता है प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है? सोनिया जी एक दिन के लिए आती हैं। अगर आपके यही राहुल गांधी अगर दिल्ली में रैली कर रहे हैं, इस समय सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में हो रही है, तो कम से कम सोनिया जी एक जगह आकर के चली गई होती। हो सकता है अगर पूरे प्रदेश में आपके बड़े नेता दौरा कर रहे होते। आप बताइए एक भी नाम जो बड़ा नेता जहां भी किसान ने आत्महत्या की, कटारे जी की एक दो जगह की बात छोड़ दीजिए, जहां पहुंचा हो, जहां सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाई हो। पटेरिया जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात तो ये है कि किसान को लेकर के आज के तमाम राजनीतिक दलों में जितनी चिंतित कांग्रेस रही है उतना चिंतित कोई अन्य दल नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज किसान का जो दर्द है उस दर्द को जितना समझने का काम अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरा नहीं कर रहा। आपका जो ये कहना है कि प्रदेश के अंदर यदि कोई बहुत बड़ा नेता आ जाता और वो बहुत बड़ी जरा सभा कर देता या चला जाता, सभा नहीं करता, मैं डिबेट नहीं कर रहा। सोनिया जी दिखावे के लिए आई और चली गई। आप हमसे बोलने दीजिए, कैसे नहीं जी। यदि सोनिया जी आई, ये आपका मंतव्य हो सकता है कि दिखावे के लिए आई जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि सोनिया जी दिखावे के लिए आई तो मोदी जी सुखाने के लिए आ जाते। अरे भाई, किसान पुत्र जो है वो दुख तो रो सकता है। सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, अरे मोदी जी आ जाते ना, क्यों नहीं आए? नहीं, राजनाथ सिंह आए। सरकार जो सरकार चला रहे हैं वो किसान पुत्र है। किसान के प्रति यदि दर्द होता है तो आज बामुश्किल है 20 सैकड़ा आदमी फसल बीमा कराता है, इसको अनिवार्य कर देते, 80 कर देते। कृषि जोत जो घट रही है आज 60 में थी 2.5 हेक्टेयर, आज घट के हो गई आधा हेक्टेयर। तो सवाल यह है कि जिनके हाथ में सरकार है वो सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से किसान का लाभदायक धंधा कैसे हो इसके ऊपर जा सकते हैं। आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है त्रिपाठी जी कि मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो कुछ और बात कह रहा है, सरकारी मंत्री कह रहा है वो और बात कह रहा है कि 5200 गांवों में कितना नुकसान हुआ, 34 जिले में कितना नुकसान हुआ, और ब्यूरोक्रेसी कह रही है वो और नुकसान बता रहा। तीनों का कोई एक तारतम्यता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और किसान का लाभदायक धंधा तब बनाया जा सकता है जब जाकर के उसके साथ दुग्ध उत्पादन है, पशु उत्पादन है, इन सारी चीजों को जोड़ दिया जाए। ये खेती से रिलेटेड चीजें हैं। देखिए, मैं कंस्ट्रक्टिव बहस करना चाह रहा हूं। नहीं पटेल जी, वही डिस्ट्रक्टिव बहस पे नहीं जा रहा। नहीं, मैं इसको डिस्ट्रक्टिव भी ले जाता। डिस्ट्रक्टिव बहस पे हम भी नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि खेती का लाभ का धंधा, आप मंत्री भी रहे हैं, आपकी सरकार में क्यों नहीं हो गया था? मैं वही उस पर भी आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आज के हालात में और कल के हालात में किसान के प्रति जितनी संवेदनशील थी वो वर्तमान सरकार नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हम 100% किसानों की औलाद थे या किसान की सरकार के थे। हमारे अंदर भी जो कमियां थी उनको भी हम अपने आप के अंदर मानते हैं। आज जाइए आप ये बताइए कि 10 वर्षों से इस सरकार के अंदर जो 2005 में 26 सैकड़ा घरन सकल उत्पाद था वो घट करके कितना रह गया? 42% जो जनसामान्य था, सक्रिय जनसामान्य,
वो घट के कितना रह गया, 26% का हो गया 21। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पष्ट करें, थोड़ा सा ये वही जो है कुछ ना, मैं आपको पूरा बताया। देखिए पिछले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र घटा है जी। 2005 में और 4 में जो 26% था, अब 2013-14 में 20 पे आ गया। प्रदेश की क्रियाशील जो जनसंख्या का 42% हिस्सा किसान था और 29% खेतीहर मजदूर था, वो भी आपका जाकर के घट गया। कितना हो गया? अब 42% जो किसान था और खेतीहर मजदूर था जी, वो नीचे घट रहा है क्रमशः। इसका कुछ बताइए ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा मैं आपको। दूसरा, पशुधन जो था, जो किसान का मेन अंग था, दुग्ध उत्पादन करता था, 2012 में आज जो पशुओं की संख्या है वो 3,63,00,000 बची, और 7 में जो थी 4.7 करोड़ थी, 44 लाख पशु यहीं कट गया। पटेरिया जी, इससे हट रहा है। पटेरिया जी, इस आंकड़े में अगर जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक छोटा सा सवाल हमारा छोटा सा सवाल है, फिर विनोद जी से भी हम टिप्पणी लेंगे। हमारा छोटा सवाल है, लेकिन हमारे एक दर्शक है रीवा से, आनंद जी, जो आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। आनंद जी, सवाल करें। सर, मेरा सवाल जी एक आपसे भी है, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे और तिवारी जी से है जी। ठीक है सर, पहला सवाल तो जैसे मुझे 3 साल पहले निर्भया कांड की याद आती कि दिल्ली में हुआ था, उसकी बहुत चर्चा हुई थी, बहुत कैंडल मार्च हुए थे, लेकिन गुड़िया जो सिवनी के में फेम बलात्कार हुआ था, उसकी मध्य प्रदेश में कोई चर्चा नहीं हुई, मीडिया में भी जी। ठीक है ना? तो ये घटना हमको उसी तरह की याद दिलाती है कि कैंडल मार्च होंगे और सब चुपचाप हो जाएंगे। बिल्कुल, आपका सवाल हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। सर, दूसरा सवाल मेरा एक मिनट तिवारी जी से है कि ये जो हमेशा बीजेपी के लोग 18%, 24% जो सकल में जो कृषि उत्पाद के मामले में नंबर 1 बनने का दावा करते हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं बताएं कि कैसे है वो जी। चलिए, तो आपने 2 सवाल किए, एक मीडिया सवाल किया, एक मालू जी से सवाल किया। मीडिया सवाल का बता दूं, जो सिवनी वाली घटना थी, उस घटना को मध्य प्रदेश में जो पत्रकार थे उन्होंने अच्छे ढंग से उठाया था। ये बात अलग है कि वो नेशनल लेवल पे वो नहीं उठी थी। मैं आपको बता दूं, शायद विनोद जी भी इस बात को इसका समर्थन करेंगे। दूसरा सवाल मालू जी से, मैं आपका मालू जी से जरूर उत्तर लूंगा। घटना में आपको एक और जानकारी दे दूं, वो सिर्फ मीडिया के कारण ही हाईलाइट हुआ था और बिहार से पकड़ा गया को मजबूरी में कार्रवाई करना पड़ा था। बिहार से वो जो अपराधी था उसको बिहार से जाके पुलिस ने पकड़ा था। मैं आनंद जी को बता दूं। विनोद जी, अभी आपने, पटेल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपने मालू जी को भी सुना। अभी बहुत अच्छा आंकड़ा हमारे पटेरिया जी ने प्रस्तुत किया, लेकिन पटेरिया जी ने यह नहीं प्रस्तुत किया कि उत्पादन कितना बढ़ा है, गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ा, धान का उत्पादन कितना बढ़ा, पशु कितने संख्या कम हुए, खेतीहर मजदूर कितनी संख्या में कम हुए, ये तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमारे राजनीतिक परिवेश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम आंकड़ों की बाजीगरी में पूरी जनता को उलझा के भ्रम पैदा कर देते हैं जी। आज स्थिति यह है कि पहले भूखों की संख्या ज्यादा थी, आज भूखों की संख्या कम है जी। लेकिन हमारे जो राजनीतिक कारण है वो अभी भी बीपीएल कैटेगरी में संख्या बनाए रखे हैं, क्योंकि वहां वोट आ जाता है बीच में जी। आज हम किसी झुग्गी बस्ती में जाएं, थोड़ा सा इतर बात करूंगा लेकिन उसका मंतव्य समझने की कोशिश करें जी। आज किसी झुग्गी बस्ती में आप जाएंगे तो वहां आपको टेलीविजन भी मिलेगा, वहां आपको हीटर पे खाना पकाती महिला भी मिलेगी, वहां आपको फ्रिज भी मिलेगा और वहां आपको और भी मनोरंजन के संसाधन मिलेंगे, एक मोटर बाइक भी मिलेगी, लेकिन बीपीएल कैटेगरी में हो जी। ये सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर पूरी ईमानदारी से ये राजनेता जितने भी बैठे हैं, इनकी सबकी दलगत मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर ये पूरी ईमानदारी से वाकई किसी मुद्दे पे काम करना चाहे तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सके। मध्य प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति में हम कृषि की अगर बात करें तो आपको एक जो आंकड़ा हमारे पटेरिया जी ने बता रहे थे कि देश में, मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या कम हुई है। मैं उनकी जानकारी बढ़ाना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अभी भी सबसे ज्यादा पशु हैं और सबसे कम दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल स्वीकार करता हूं ये बात। ये आप देखिए, और इसके उलट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, लेकिन नाम किसका होता है? गुजरात, पंजाब, क्योंकि वहां ऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपके यहाँ ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है। हम बातें बहुत सारी करते हैं लेकिन अमली जामा उन पर नहीं पहना पाते हैं। नीतियों की बात अगर हम करें, विनोद जी थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ एक और दर्शक है दतिया से, शिवरमन जी, जो आप लोग सवाल करना चाहते हैं। शिवरमन जी, सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल गोविंद जी मालू जी से है सर। जी
जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे भिंड से मेरा शहर लगा हुआ है जी। भिंड में लगातार 7 किसानों ने अभी आत्महत्या की है जी। और वो कलेक्टर जो भिंड के हैं उनके स्टेटमेंट के आधार पर बार बार आंदोलन किया है पार्टियों ने अन्य ने कि भिंड के कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि भिंड कलेक्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान था। किसानों पर अतिवृष्टि की मार पड़ी है, ओले की मार इतनी ज्यादा पड़ी है कि बिल्कुल आप सवाल करें, ये सबको मालूम है कि अतिवृष्टि मार पड़ी है, कलेक्टर का मुद्दा भी सबको मालूम है। जी सर, तो दतिया भिंड जिले में मध्य प्रदेश की जो हत्या किसानों की हो रही है, ये हत्या भाजपा। चलिए हम मालू जी से उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ एक और पिपरिया से दर्शक है, मुकेश जी अपना सवाल करें, लेकिन सवाल करिएगा, हमारे आपसे अनुरोध है संक्षेप में। सर मेरा अनुरोध ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2012 में एक गेहूं का जो बिजली का है किसान का, उसमें किसी ने कोई व्यापारी ने पुराना गेहूं डाला, उसके ऊपर किसान के ऊपर सिद्ध किया है, उसका अभी तक 2 या 3 साल करीब हो गए, अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं हुआ। आपकी आवाज नहीं आ पा रही सही ढंग से। हेलो जी जी मैं ये बोल रहा हूँ 2012 में गेहूं बेचने आया था किसान, उसका ऐसा क्विंटल गेहूं की यानी क्या बोलते हैं सोसाइटी वालों ने उसको पुराना सिद्ध करके और किसी दूसरे ने डाल किया उसके। चलिए ये बिल्कुल सही बात है, ये हम मालू जी से भी इसका उत्तर लेंगे। विनोद जी आप कह रहे थे संक्षेप में, हम आपसे मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको समाप्त करें जिससे हम मालू जी से उत्तर ले सके। बहुत सारे दर्शक हमारे। स्थिति ये है कि किसी भी विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मामले में मैं हालांकि राजनीतिक बात होगी, लेकिन मैं सराहूंगा शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने एक पहल तो की कि बीमा योजना वो लागू करने वाले हैं। अभी आपको एक और जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश देश में ऐसा राज्य है जहां पटवारी हल्का पर बीमा होता है, देश के अन्य राज्यों में तहसील स्तर पे होता है। ये हमारा ऐसा मानना है कि ये खेत के स्तर पे होना चाहिए। अगर खेत में 10% नुकसान है तो 10% का मुआवजा मिले, 20% नुकसान तो 20% मिले। ऐसे में सरकार के बजट पर भी कोई अंतर नहीं आएगा और सरकार को कोई मुआवजा देने में बहुत बड़ी राशि अलग से इकट्ठी नहीं करना पड़ेगी। आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास बीमा के रूप में एक बड़ा फंड होगा। उसे 1999 से फसल बीमा योजना लागू हुई थी, पटेल जी बैठे हैं शायद उनको मालूम होगा, लेकिन बड़ी अव्यवहारिक थी वो जी। वहां तहसील स्तर पे आपने आकलन कर लिया, तहसील के मान लीजिए 5 गाँव में ओलावृष्टि हो गई और उन्होंने कैसा वो तो अनावारी हो ही नहीं है, तो क्योंकि 5% नहीं हुआ या 10% नहीं हुआ। बिल्कुल विनोद जी, इस मुद्दे पर अगर हम शिव कुमार शर्मा जी से अगर इसकी जानकारी ले लें तो बेहतर होगा। लेकिन जहां तक मुझे अपनी जानकारी है कि फसल बीमा योजना व्यक्तिगत होती है और जो उसका मुआवजा मिलता है वो सामूहिक मिलता है, जहां तक मेरी जानकारी है। शर्मा जी जी देखिए, तिवारी जी का कहना है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई है और केंद्रीय योजना है ये। अब सवाल है कि आप व्यक्ति से कर दें, खेत से कर दें, चाहे तहसील से कर दें, हमको प्रीमियम काटना है जबरिया और आपको भुगतान नहीं करना है, तो इसका क्या इलाज है? जैसे 2013 में इससे बड़ी भीषण आपदा आई थी रबी की फसल में, तो सरकार ने देखिए प्रीमियम हमारा काटा है आपने जबरदस्ती, हमारा राइट है बीमा का क्लेम हमको तत्काल मिलना चाहिए। 2013 का हमने कई रिमाइंडर दिए, कई बार सीएम को कहा, आज तक पैसा नहीं मिला। हमको हाई कोर्ट ग्वालियर जाना पड़ा। जस्टिस सील नागू और गंगरेल जस्टिस की बेंच ने फैसला दिया है कि सरकार 2 वर्ष 2013 का 14,000 करोड़ रुपया तत्काल किसानों को वितरित करे। अभी तक ये 16 दिसंबर का फैसला है, 3 महीने में कंडेम लगाना पड़ा। 2014 में सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, कुछ जिलों को दिया, 3-4 जिलों को, बाकी जिलों को नहीं दिया। फिर हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर नोटिस जारी हुआ, अभी सरकार जवाब नहीं दे रही है। 2015 तो बात की दूर है, तो कहां से देगी? 2015 तो बहुत बात की दूर है, जो राहत राशि भी बहुत बात की दूर है। जो हमारा राइट है, जो आपने मेरा प्रीमियम काटा है, 1 लाख पर 3,000 रुपए काटा है, 14 अभी तक जो 99 से चला है, 13 अरब रुपया किसानों से आपने लिया है और 10% का भी भुगतान किसानों को नहीं किया है। तमाम लोग हाई कोर्ट गए हैं, हम भी हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, कंडेम लगाया गया है। तो ऐसा बीमा किस काम का कि आप खेत से कर दो चाहे जिला से कर दो, उसका अर्थ क्या निकल रहा है? जी, क्या आपको लगता है कि 13 अरब अगर कोर्ट फैसला दे देती तो दे पाएगी सरकार? शर्मा जी देखिए, अभी तो 14,000 करोड़ का फैसला ग्वालियर खंडपीठ का है जी। उसके लिए सरकार दे नहीं पा रही है। उस समय 2014 में सरकार थी यूपीए की, उन्होंने अपनी राशि बीमा कंपनी में जमा कर दी है पहले से।
बीमा कंपनी का अधिकारी ने कहा साहब 10% हमारे पास प्रीमियम रखा है, हम जमा कर देंगे, पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना शेयर 45% जमा नहीं कर रही है, इसलिए हम राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे। बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया है कि साहब इसमें 3 का शेयर होता है। अब आगे हाई कोर्ट कंडेम में क्या करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बहुत सारे नियम बना दें, बहुत सारी पॉलिसी बना दें। मुख्यमंत्री जी गांव गांव गए, हम विवाह भी आपका कराएंगे। अरे सामूहिक विवाह आप कराते ही हो, कौन सा नया काम करोगे। हम गेहूं भी देंगे, अरे गेहूं तो 2 रुपए किलो का पहले से मिल रहा है, आप कौन सा नया काम करोगे। आपके आंसू मुझे दे दो, किसान मर रहा है। तो सवाल घोषणाओं से नहीं है, भाषणों से नहीं चलेगा। आज तक हम क्या दे पाए हैं, कितने संजीदा है, हम अभी तक ठीक से सर्वे नहीं करा पाए हैं। हर इकाई का सर्वे अलग अलग है। मेरा ये मानना है कि 2000 करोड़ का नुकसान किसान का हुआ है। कोई 800 करोड़ कहता है, कोई 400 करोड़ कह रहा है, प्रशासन कुछ और कह रहा है। हम जब यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि शर्मा जी, चूंकि मालू जी हैं हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो मालू जी से हम इसका उत्तर लेते हैं। मालू जी, 2 सवाल हैं। एक तो जिस तरह शर्मा जी ने कहा कि हमारे तिवारी जी ने, हमारे वरिष्ठ प्रशांत तिवारी जी ने भी बात उठाई फसल बीमा को लेकर के। एक हमेशा ये चला आ रहा था कि फसल बीमा सामूहिक, जब मुआवजा देने की बात आती है तो सामूहिक होता है और बीमा होता है व्यक्तिगत। कम से कम अगर मुझे भी मालूम 13 अरब का फंड सरकार नहीं दे सकती, राज्य सरकार, तो कम से कम जो नियम कायदे हैं उसमें तो अमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे साथ एक दतिया के दर्शक ने कहा कि एक वहां के आपके जिला कलेक्टर ने एक आत्महत्या करने वाले किसान के, जैसे गजेंद्र का मामला है उसी तरह उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और वो मजाक इतना भद्दा था, सब लोगों ने उसका ऑडियो टेप सुना। आज तक सरकार ने उस कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। त्रिपाठी जी, भिंड वाले मामले में सभी ने उस बात की निंदा भी की है और सरकार ने संज्ञान भी लिया है। ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में एक दिन में कोई निर्णय होता है। सरकार बराबर सजग और संवेदनशील है। जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, पिछले साल में 3100 करोड़ रुपया सरकार ने बांटा है और इस बार भी जो क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए जितनी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाया है कि 3 लोगों की कमेटी है, वो उसका आकलन करेगी, उस पर दावे आपत्ति लेकर फिर उसका निराकरण करके उनके खाते में जमा होगा पैसा। तो ये सब चीज़ें जो सरकार कर रही है वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम और कैसे किसानों को लाभ मिले। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देश में जो 50% क्षतिपूर्ति पर दिया जाता था मुआवजा, मध्य प्रदेश में पहले से 25% क्षतिपूर्ति पर मुआवजा देने का प्रावधान और सरकार ने दिया भी है। इसलिए ये कहना कि सरकार असंवेदनशील है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार तक तो 50% था, इस सरकार ने 33% किया, उससे भी कम हम 25% की क्षतिपूर्ति पर, और तो और ये छोटे मुर्गी तक के और मकान की भी क्षतिपूर्ति पर भी किसान का यदि खेत में अनाज पड़ा है कटा हुआ, उस पर भी यदि फल उसमें नहीं लगे फलियां, तब भी उसको मुआवजा देने का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कोई कसर नहीं। मालू जी थोड़ा सा मालू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमेशा मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं, सारे आपके नेता बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं। हम यहाँ बात हम ये बिल्कुल नहीं करें। मंशा आपके मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी सरकार की बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो उसको फलीभूत करने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो किसान विदिशा में जिसने आत्महत्या की है, वो सिर्फ इसलिए आत्महत्या की है कि 8 दिन से वो उसकी जो भी फसल लेके आया था, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद गेहूं लेकर उसकी तुलाई नहीं हुई। ये आपके ब्यूरोक्रेट्स में कमांड नहीं है, इस कारण ये इस तरह जो भ्रष्टाचार का मुद्दा नीचे तक फैला हुआ है, उसको अगर कंट्रोल करते त्रिपाठी जी, मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा सिस्टम मध्य प्रदेश में, एक आदि कोई अपवाद कहीं कोई दिक्कत आती है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, नीचे का तंत्र भी एक जैसा नहीं होता है। कुछ दिक्कतें कहीं आती है तो उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई भी की जाती है। कुछ हमारे भाइयों ने भी उस मामले में यदि उठाते हैं, कहीं बात मालूम पड़ती है तो उसको भी किया जाता है, ठीक। लेकिन किस तरह किसानों को SMS जाते हैं, उनका गेहूं खरीदा जाता है, ये इतनी संतुष्टि पिछले वक्त भी रही, इस बार भी वही सिस्टम लागू किया। लेकिन हम किसी भी किसान की मौत को आत्महत्या करार देते, ये मैं समझता हूँ कि इस पर किसानों की मौत पर राजनीति, लेकिन हम बता रहे हैं, और ये देखिए उस पर, देखिए जब तक हम उस पर पूरी तहकीकत नहीं जाएंगे तब तक केवल आत्महत्या कह देना कि स्वाभाविक उसके और कोई बीमारी के कारण मौत हुई, ये केवल ये कह देना और उसको राजनीतिक स्वरूप देना, मैं समझता हूँ कि ये भयावह दृश्य उपस्थित करना है। किसान की आत्महत्या, थोड़ा सा जी
कोई अगर सदमे से मर रहा है जी, निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं कहलाएगा तकनीकी तौर पर जी, लेकिन अगर कोई सदमे से मरता है तो उसको क्या कहेंगे आप? उस मौत को किस रूप में देखेंगे आप? उससे उसकी गंभीरता कम हो जाएगी क्या? वो घटना का असर है। जो किसान 8 दिन से इस बात का इंतजार कर रहा हो कि उसकी फसल बिक जाए तो उसकी बेटी के हाथ पीले करते वो उसको सदमे से कैसे उसको किस श्रेणी में आप लेके आएंगे? भाई बात सीधी त्रिपाठी जी ये है कि सरकार में जब हम आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी जो है जो दुख रोना जो रोते हैं ना कि हमें अपने आंसू दे दो, हमें अपनी बेटी दे दो, हम मामा बन जाएंगे। मैं अच्छा पटेरिया जी हम पटेरिया जी हम पटेरिया जी आपके दमोह से हमारे दर्शक पटेरिया जी आपके दमोह से हमारे दर्शक हैं प्रदीप जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं और हम आपसे सवाल करेंगे। आप निश्चित तौर पे अगर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बचाव कर रहे हैं, हम आपसे ही सवाल करेंगे। 1999 से फसल बीमा लागू हुई थी और 1999 में आप कितनी बिजली उपलब्ध करा पाते थे किसानों को और क्या सुविधा आपकी सरकार ने किसानों को दी थी, हम उसका उत्तर लेंगे। लेकिन पहले हमारे प्रदीप जी अपना सवाल करें दमोह से। सर, किसान हमेशा मानसिक दबाव में रहता है कि मौसम की मार पड़ सकती है और जब शहरी लोगों की जब जमीन प्लाट और मकानों के रेट बढ़ रहे हैं वो संपन्न होता जा रहा है, तब सरकार है चाहे वो यूपीए की हो या आज एनडीए की हो या तो किसानों की भूमि अधिग्रहण पर इनकी नजर क्यों रहती? क्योंकि ये जानते हैं कि इनको कम ज्ञान रहता है। ये आप सवाल नहीं, बहुत लंबा सवाल हो गया। आप निश्चित हम तो चाहे यूपीए की सरकार हो यानी कांग्रेस को हो या भाजपा की हो, सब एक जैसे हैं। आपका कहने का सवाल है। बहुत गंभीर बात उठाई है, भूमि अधिग्रहण का विषय है, पूरे देश में इस समय चर्चा में है और इस पे वाकई एक सार्थक बहस की जरूरत है और भूमि अधिग्रहण एक पूरा अलग तरह का विषय है। इसीलिए किसान का हित प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तिवारी जी, हम इसीलिए उस भूमि अधिग्रहण के सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि उसके लिए कम से कम 1 घंटे नहीं 2 घंटे 3 घंटे बहस की जरूरत है। और आज हमारा मुद्दा है कि जो गजेंद्र ने अगर जंतर मंतर में आत्महत्या की तो पूरा देश में हल्ला हो गया। इस तरह उन गांवों में रोज एक किसान आत्महत्या पिछले मार्च में कर रहा है जिसकी सिसकियां उसकी मेड़ पे उसके खलिहान पे दब के रह जाती है। हमारा मुद्दा लेकिन मेरा ऐसा मानना है जी त्रिपाठी जी कि अगर मान लीजिए आपदा नहीं आती तो क्या मध्य प्रदेश या देश का किसान समृद्ध हो जाता? इसकी गारंटी है क्या? तो कम से कम ये स्थिति आ जाती तिवारी जी कि वो अगर उसका 10 क्विंटल पैदा हो रहा है तो उसका 25 क्विंटल। मेरा ये कहना है कि आपको दीर्घकालिक नीतियां बनाना पड़ेंगी जिनके परिणाम सामने आए। ऐसा हम घोषणाएं चाहे जितनी कर दें, आपदा पे आंसू बहा लें, उनको मुआवजा दे दें, ये कोई हल नहीं है समस्या का। समस्या का हल होगा आपको हमारे जो पुरातन ग्रामीण परिवेश की जो स्थिति थी, जो हमारी आर्थिक संरचना थी, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, उससे हमें चलना पड़ेगा। सही बात। हमारी एक व्यापक पशु नीति बनना चाहिए जिससे हमारे दुधारू पशु बढ़े, जिससे हमारे पास गोबर पर्याप्त मात्रा में आए, जिससे हमारे पास जैविक खेती का रकबा बढ़े, जिससे हम रासायनिक खेती से दूर हो जाएं और हम एक समृद्ध भारत के रूप में दोबारा से स्थापित। तिवारी जी, ये बहुत बड़ा वाकई में किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अभी सिर्फ उन जो मान सकते हैं आपके 100 तरह ऐसे मुद्दे होंगे, उनमें से एक मुद्दा मैंने आज पकड़ा है। वो ये मुद्दा पकड़ा है कि इस पे बहस हो रही है लेकिन इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। जो एक दूर कस्बाई क्षेत्र में, एक दूर गांव में एक अगर किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसको यहां तक मैंने ध्यानार्थ क्यों नहीं लाया जाता, उसको अटेंशन क्यों नहीं देते हैं। अगर जंतर मंतर में अगर आत्महत्या होती है तो उसका भारी हल्ला हो गया, लेकिन आपने देखा होगा, मैं आपको आंकड़े दिखा दूंगा, हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, प्रतिदिन मार्च में कहां कहां किस किस तरह किसान ने आत्महत्या की। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, भोपाल से ही है वो, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। संतोष जी। जी संतोष जी, सवाल करें। सर, हमारा एक सवाल है, अगर उस सवाल को आप अच्छी तरीके से सुनेंगे, थोड़ा संक्षेप में करिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट रहता है। बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं जी। एक सवाल अगर हमारा सुनेंगे तो पूरे भारत में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा जी। हमारा संदेश ये मोदी तक ये पहुंचा दें, शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा दें जी कि जितनी भी जमीनें कृषि भूमि पे जो प्लाट बनाकर जमीनें बना रहे हैं, बिल्डिंगें तान रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। यदि किसान उन पर जमीन करे तो हमारा भारत देश मतलब विदेशों से बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारी चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो, पैसे खा के उनको जो परमिशनें दे रहे हैं
जी जी, वो परमिशन रोक देनी चाहिए। आपका सवाल आ गया हमारे साथ एक और सागर से हैं महादेव जी। महादेव जी अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार जी। हाँ सवाल करिए महादेव जी। जी लाखों किसान देश और प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं, परंतु शासन और प्रशासन की स्थिति ज्यों की त्यों है जी। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, इस कारण से उनको सही उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब मेरा ये कहना है कि यदि आगे चल के किसान वो कहावत चर्चा करते मरता क्या नहीं करता, और वो आत्महत्या करने के पहले 2-4 भ्रष्टाचारी नेता और अधिकारियों को भी निपटा दे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं वही, मेरा मुद्दा वही है कि अगर गजेंद्र ने जंतर मंतर पे आत्महत्या की तो कम से कम आप लोगों के जो यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका मुद्दा तो उठा। हमारा पटेल जी साहब से सवाल है, आपकी अगर 11 साल छोड़ दें, बीच के 2.5 साल 2 और छोड़ दें, 5 साल छोड़ देते हैं अगर, तो कांग्रेस की ही सरकार रही है। ये जो फसल बीमा नीति आई थी, जैसे अभी तिवारी जी ने भी कहा कि वो ऐसी नहीं थी कि उस पर कोई किसान का फायदा मिल सके, और ये आपके ही द्वारा बनाई गई थी नीति कि व्यक्तिगत तौर पे उसको फसल बीमा करवाना है, लेकिन जब मुआवजा मिलता है तो मैंने फसल बीमा कराया है, आपने नहीं कराया है, आपको नहीं मिले। देखिए पुरानी बहस में आप जाना चाहेंगे जी, तो फिर मैं आपसे ये भी अर्ज करूं जी, करिए। जिस दिन देश आजाद हुआ था जी, उस समय देश में भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी जी, और उसके बाद लगातार जो हम राज किए उसमें हरित क्रांति किसके दौर में आई? हमारे दौर में आई। सारा का सारी संपन्नता हमारे दौर में आई। 30 में इस देश में मुश्किल से 30 साल थी उम्र, औसत उम्र। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़ा कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की लाइब्रेरी का रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। आज हमारे यहाँ 72 है, तो हमें भी 60-65 साल का हिसाब आ रहे ना। देखिए वहां तक लगातार वर्तमान मुद्दे पे बात कर रहे हैं, फसल बीमा की बात कर रहे हैं। वो मैं 1999 में बड़ा रोना क्या हो सकता है? खा रहे हैं ये आप लोगों की देन है। अरे ये आपका देन है, और ये मुल्क को जिस तरीके से लफाजी में ले गए, कृषि भूमि आप ऐसे कोई बहस थोड़ी हो पाएगी भाई। अरे मानो जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल पटेल जी, ऐसी बात बहस होनी भी नहीं चाहिए कि अगर हम फसल बीमा की बात कर रहे हैं, 1999 में आपकी सरकार थी और आप ले जाएंगे हरित क्रांति में, ये तो 3 घंटे 4 घंटे बहस होगी। हरित क्रांति की अगर बात कर रहे हैं तो मैं हरित क्रांति के दंश को भी बता देना चाहता हूं कि इस देश का पूरा खेत जी, एक मिट्टी का एक कण जहरीला हो गया है सिर्फ उस हरित क्रांति के कारण। उस समय आज जो है टेस्टिंग लेब नहीं, मैं किसी सरकार या किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता। बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कलेक्टर में संज्ञान में आया, कलेक्टर आज तक हटा नहीं, अर्थव्यवस्था में कार्रवाई नहीं हुई, सस्पेंशन नहीं हुआ, संज्ञान में लिया गया। नियत ही में खोट है भाई। जब सारी किसान जब नियत में खोट है दीजिए आप लोग, तो प्रशासन कंट्रोल में किसान तो ऐसे कैसे भाई काम चलेगा? राजनीतिक मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अरे भाई वो जो किसान मरा है अपना दिल्ली में मरा है, वो देश भर के किसानों का प्रतीक है कि पूरे देश में मोदी से लेकर शिवराज तक कोई नहीं सुन रहा। मैं जंतर मंतर पर मर रहा हूँ पूरे देश में, न्यूज एक्सप्रेस जैसे सारे लोग दिखाएंगे। पटेरिया जी, उसका कारण ये जब यूपीए की सरकार थी तब भी विदर्भ और आंध्र प्रदेश में हजारों किसान मरे, इसलिए उसको इस सरकार एनडीए की है। ये आंकड़ा आया, ये एक महीना भर हो गया, अगर इन चर्चाओं के बीच में अगर किसी हमें दे दो, हमें अपने मामा बना दो। अतिथियों से मेरा अनुरोध है, एक सरकार है। पटेरिया जी आपसे अनुरोध है, पटेरिया जी ये समाजवाद वाला भाषण नहीं है। पटेरिया जी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर आप तीनों हमारे अतिथियों अनुमति दे तो हमारे से वाकई में जो किसान नेता हैं, जो किसानों को दर्द समझ रहे हैं, हम एक टिप्पणी उनकी ले लेते हैं, वो सही बता दें कि शर्मा जी कांग्रेस अच्छी कि भाजपा अच्छी, किसानों के लिए कौन अच्छी? सरकार से भी और बाहर से भी। चलिए किसानों के लिए कौन सी अच्छी सरकार थी, आप ये बता दीजिए। त्रिपाठी जी, सभी दल किसानों की लाशों की चिता पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये पटेरिया जी को बताइए थोड़ा सा। एक भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही है इस देश में। अगर होती तो अभी तक किसान को उसकी लागत फसल का मूल्य मिलता। ठीक बात, कोई भी सरकार होती। ये आज भी जो गजेंद्र का मामला आया है, ये केवल और उनका आप पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें चला गया तो आप पार्टी को ये करना था, उन्होंने कहा ये करना था। तो ये तो 5,72,000 किसान 13 वर्ष में सुसाइड कर चुके हैं। आज से नहीं कर रहे, लंबे समय से कर रहे हैं।
जब मैं छोटा था तो 2 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज 28-30 कुंटल में 1 तोला आएगा। हमारे सब दाम बढ़ गए, खाद दूने हो गए। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, खाद के सारे दाम दूने हो गए। डीएपी 450 था, अब 1250 हो गया। यूरिया बढ़ गया, खाद के दाम बढ़े, बिजली के रेट बढ़े। एनपीटीसी से बिजली मिलती थी, कई बार मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी, तो लोहा महंगा हो गया। सब चीजों के दाम बढ़े, लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुनाफा खत्म हो गया। अब घाटे का काम है खेती करना, लगातार घाटे का काम है। ये मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि लाभ धंधा बनाऊंगा, मगर जब से इन्होंने कहना शुरू किया है कि लाभ धंधा बनाऊंगा, खेती लगातार घाटे में जा रही है। ये 3 साल से किसान कंगाल हो गया है। बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 5 रुपए किलो के आलू के चिप्स 300 रुपए किलो बिकते हैं। ये विडंबना है। और अगली बात, और इसमें सबसे शर्मनाक जो है, मैं अभी उसको भूल गया था जी, कि आलू हमारे देश में पर्याप्त है। 15 लाख मैट्रिक टन आलू बाहर से आ गया है। आलू के रेट गिर गए, किसान पिट गया। पिछले वर्ष मैंने खुद धान बेची थी 4,500 रुपए कुंटल। अभी मेरी 100 कुंटल धान रखी है, 1600-1700 का भाव पूसा बासमती का, क्योंकि हमने निर्यात बंद कर दिया। अगर निर्यात नहीं बंद करते तो आज मेरी धान 5000 बिकती। धान में किसान पिट गया। 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आपने ऑर्डर दिया है, बाहर से आ रहा है। क्या भाव आ रहा है? देश का किसान से क्या भाव ले रहे हो? कैसी सरकारें हैं? कांग्रेस ने भी बाहर से गेहूं बुलवाया, उस समय हमको रेट दे रहे थे 1100 रुपए का, और ऑस्ट्रेलिया से बुलवाया 1300 रुपए का। तो दोनों सरकारों में, और भी जो सरकारें बीच में आई हैं, किसी ने भी एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जो किसान हितैषी हो। केवल एक निर्णय हुआ था भूमि अधिग्रहण का। शर्मा जी, संक्षेप में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शायद हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल है कि निर्यात बंद किया, क्यों बंद करते हैं सरकार, और आयात करते हैं तो क्यों, जब अपने पास पर्याप्त है? जी, थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। देखिए, निर्यात एक षड्यंत्र है और आयात भी एक षड्यंत्र है। जी जी, हमको कुछ कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना है। आज मुझे पता है मध्य प्रदेश में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो लाखों लाख मैट्रिक टन 1600-1700 के भाव से धान लेकर गोडाउन में जमा है। उनसे मेरी चर्चा होती रहती है। जी। अब जब निर्यात सरकार खोल देगी तो यही बासमती पूसा राइस 5000 बिकेगा, व्यापारी को फायदा होगा। जी। तो इसमें व्यापारियों का हित छुपा हुआ है। आयात के लिए तो यह है कि हमको उन कंपनियों को जो आयात करने वाले हैं उनको कमीशन खिलाना है। जब देश में गेहूं पर्याप्त मात्रा में है तो आप गेहूं आयात के ऑर्डर क्यों दिए आपने? केवल कमीशन खोरी, इसमें कुछ नहीं है। देश के किसान को आप पैसे कम दोगे, विदेश के किसान से गेहूं महंगा बुलाओगे। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी? लाखों टन गेहूं सड़ जाता है हर साल। और ये जो धान की बात आप कह रहे हैं शर्मा जी, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि मैं भी किसान हूं प्रोफेशन के अलावा। तो मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं कि पिछले साल 3800, 4000, 4500 रुपए तक धान बिकी थी। इस बार 1600-1700 रुपए से ऊपर बिल्कुल दाम नहीं आए। एक नीति बनाने की जरूरत, जैसे आपने गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिया कि न्यूनतम मूल्य ये रहेगा और सरकार इस पर खरीदेगी, ऐसे ही धान की भी एक स्थिति बनना चाहिए। साथ में एक चीज और ये कहना चाहूंगा मैं कि जो निर्यात की बात आप कह रहे थे कि निर्यात में भी षड्यंत्र है, मैं यहाँ एक और तकनीकी बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के चाहे वो फसलें हों, चाहे फल हों, चाहे सब्जियां हों, सिर्फ इस कारण निर्यात नहीं हो पाते हैं, उसमें बड़ा कारण ये है कि हमारे उनमें केमिकल का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए नहीं लेते। ये मूल कारण ये है इसका। बिल्कुल मालू जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम ये गजेंद्र और किसान के बीच में जो हमने एक सब्जेक्ट रखा है मध्य प्रदेश के गजेंद्र, उस पर एक संक्षिप्त आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली की घटना की तो जांच की बात केंद्र की सरकार ने कह दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आप कह रहे हैं ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं है। यदि हम इसको इस रूप में भयावह चित्र प्रस्तुत करते हैं तो मैं समझता हूं कि किसानों के साथ भी अन्याय होगा और किसानों के नाम पर राजनीति भी होगी। जितनी किसान हितैषी सरकार मध्य प्रदेश की है, मैं कह सकता हूं कि कोई प्राकृतिक कारण से कोई मौत हुई, हम उनके प्रति पूरा कृतज्ञता भी रखते हैं, संवेदना भी रखते हैं, लेकिन सब कुछ उस दिशा में चल रहा है जहां किसानों का हित हो। कुछ कमियां रहती हैं, कुछ कमियां रहती हैं। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कुछ कमियां रहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि महोत्सव होते हैं, कृषि की कैबिनेट बनाई जाती है, अलग अलग सेगमेंट्स पर विचार होते हैं, चाहे वो अपनी सॉइल टेस्टिंग के मामले में हो
चाहे वो संक्षिप्त उर्वरक के मामले में हो, चाहे वो मेरी अर्ज ये है, चाहे वो दुग्ध मैं आपके पास आ रहा हूँ उत्पादन के पटेल जी, मामले में आपके पास हो, लगातार सरकार उस पर चिंतित रहती है, रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन सब चीजें ठीक होती जा रही हैं। 100% कभी ठीक अभी एकदम से नहीं होता है। मेरा भी अर्ज है त्रिपाठी जी, लेकिन हम उस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा सा इसीलिए हमारे धैर्य विकास रख के दर उनके इतनी आई बात है। सुनिए। और किसानों के भी जो बार बार, जैसे अभी संक्षेप ट्रांसपेरेंसी में के साथ में जब लंबा हो हमने जाएगा, क्षतिपूर्ति हमने का- आपसे संक्षिप्त में टिप्पणी क्षतिपूर्ति जाननी का मुआवजा जो देने की बात आई, वो हमने उनके सीधे खाते में जमा कराने की बात की। जब कभी कोई ऐसी विसंगति कहीं आती है तो उसको ठीक भी करने का प्रयास सरकार करती है, और सरकार पूरी तरह से सजग, संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पटेल जी हम आपसे वही इसी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम ये मुद्दा जो रखे हैं उस पर टिप्पणी चाह रहे हैं। जो सरकार चल रही है, एक किसान ने यदि मौत की, मर गया, आत्महत्या होगी, आपके कहने से वो सदमे से मरा, कोई भी विवाद का विषय हो, कलेक्टर का टेप सुन रहे हैं आप, आज महीना भर हो गया, कलेक्टर पे कार्रवाई तो छोड़ो, हटना नहीं हुआ। विदिशा के अंदर किसान मर गया, उसकी जांच के लिए ऑर्डर कर दिया, 2 दिन में भी हो सकती थी जांच। मेरा निवेदन ये है, मेरी अर्ज ये है कि किसान को लेकर के लगातार 12 साल से 13 साल से शिवराज जी जो घड़ियाली आंसू बना रहे हैं, और आदरणीय तिवारी जी, मैं आपसे भी अर्ज करना चाहूंगा, यदि शासक सोच ले तो घंटों नहीं मिनटों के अंदर कार्रवाई होती है। शासक यदि चाह ले, किसान पुत्र के अंदर यदि किसान का दर्द होता, तो ये जो काका जी बोल रहे कि ये बारदाना मैं बता रहा हूं कि 600 ग्राम का है और 800 का तोला जा रहा, 300-400 लिया जा रहा, 4 मिनट में आप हटा दीजिए मिनिस्टर को और सस्पेंड कर दीजिए कार्रवाई को। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह का उदाहरण है, क्यों काका, किसान को 3 मिनट में हटा न्याय दिलाया। आप किसान पुत्र देखिए, बीजेपी की सरकार की कोई हमारा सवाल यहाँ यह है, किसान नहीं भूले, ना मुल्ताई छोड़ दीजिए, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा दूध का धुला हूं, परंतु जिस तरह से आप किसान हिस्से की बात कर से रहे हैं, घड़ियाली आंसू शिवराज जी बहाते हैं, उसके बाद सुनिए, इतिहास का आपने कोई पटेल जी एक में हमारी बात सुन लीजिए। आपने कहा शासक चाह ले तो सब कुछ पलट सकता है, लेकिन अगर किसान चाह ले तो सरकार पलट सकती है। अरे किसान चाह ले तो हिला सकता है, तो फिर किसान क्यों नहीं हिला रही? किसान होगा, किसान क्यों नहीं? मैं वही बोल रहा, किसान के मन में ये जो दर्शन घुसा हुआ है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान दे रहा है, जो है भगवान ले रहा है, ये दर्शन से जैसे ही थोड़ा थोड़ा आदमी हटने लगा, इसलिए हत्याएं बढ़ रही है, आत्महत्याएं। इसके पहले इससे भीषण अकाल हुए, इससे भीषण प्राकृतिक विपदाएं आई। आत्महत्या इसलिए नहीं करता था, कहते थे किसान की छाती लोहे की छाती है, वो दर्शन के कारण आज हट गई। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी शासक हो, चाहे हम हो चाहे ये हो, चलिए हमें आपको नियत के साथ बोलना चाहिए। स्टंट से बड़ा भयंकर शब्द क्या हो सकता है? किसान की मौत स्टंट पटेरिया जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, स्टंट नहीं। पटेरिया जी हमारा मैं माफी चाहूंगा मालू जी कि ये शब्द आपके मरोमस्तिष्क में आया, ये आंसू नकली आते हैं। देखिए आप लोग जब तहकीकात होगी, जब सारी चीजें सामने आएगी तब उसको। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा है, मालू जी हमारा बात करेगा, हमारा समय समाप्त हो रहा है। शर्मा जी आपका भी, आपको हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में चर्चा में भाग लिया। शिवकुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटेरिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद तिवारी जी आपने जो विशेष टिप्पणी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गजेंद्र कोई बनना नहीं चाहता, गजेंद्र बना दिए जाते हैं। कभी हालात तो कभी राजनीतिक लोगों को गजेंद्र बनाते हैं। मेहनत पर मौसम का सितम हो और उस पर मुआवजे का मरहम नहीं हो तो कोई किसान गजेंद्र बनता है, या फिर सदमे से मरने वाला विदिशा या कहीं और का किसान। पर समस्या यह है कि किसान की पीड़ा संसद की चौखट तब कट करती है जब दिल्ली में घटना हो, वरना किसान मरते रहे, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी गजेंद्र की मौत में दूसरे किसानों की पीड़ा तब दबा दी गई, खराब फसल के मुआवजे के बजाय मौत के कारण महत्वपूर्ण हो गए। किसान करे तो क्या करे? इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश के किसानों के लिए इतनी राहत की बात है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर खराब फसल का सर्वे करवा मुआवजा दे रही है, लेकिन दिल्ली वालों ने अभी तक इनकी सुन नहीं ली। ऐसे में यही कहना होगा कि क्या मालूम था यहाँ ऐसा भी मंजर होगा, होठों पर शमशेर बगावत, हाथों में खंजर होगा। ये धरती हसाहस बहुत है, कर्ज नहीं रखती, जिन खेतों में बोए सिर पैदा उनमें
सिर ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया।